नमस्कार दोस्तों, जीएसटी 3B में इंटरस्टेट सप्लाई की रिपोर्टिंग किस प्रकार करनी है और इन एलिजिबल और ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिवर्सल की रिपोर्टिंग किस प्रकार करनी है। इसके लिए सीबीआईसी के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है 6 जुलाई 2022 को, जिसमें कि डिटेल में बताया गया है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। दोस्तों, आज की डेट में जीएसटी 2B से जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जीएसटी 3B में। तो बहुत से जो टैक्स पेयर हैं वो सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, जो वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे थे अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को या फिर उस व्यक्ति को जो कि जीएसटी एक्ट में कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या फिर यूआईएन होल्डर है। तो इस केसेस में करेक्ट रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी जीएसटी 3B में, इसलिए सीबीआईसी के द्वारा इस सर्कुलर जारी किया गया है ताकि यूनिफॉर्मिटी जो है अप्लाई की जा सके, क्योंकि इसके बेस पे ही जो स्टेट हैं उनको जीएसटी का क्रेडिट मिलता है। इसलिए टैक्स पेयर सही रिटर्न फाइल करें जीएसटी की ये गाइडलाइन जारी की गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि इंटरस्टेट यदि सप्लाई की जाती है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन या यूआईएन होल्डर को, तो उस केस में आपको रिपोर्टिंग किस प्रकार करनी है। दोस्तों, जब अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की जाती है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन का यूआईएन होल्डर को, तो उस केस में आपको टेबल 3.1 में जीएसटी 3B में फॉरवर्ड सप्लाई दिखानी होती है और टेबल 3.2 में उसका ब्रेकअप दिखाना होता है। लेकिन ये देखा गया है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस से सप्लायर के द्वारा सही से कैप्चर नहीं किया गया है, खास करके बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, टेलीकॉम, डिजिटल पेमेंट फैसिलिटेटर, ओटीटी प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर और ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, जिसकी वजह से कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है इनवाइस में भी और जो टेबल 3.2 है जीएसटी 3B का उसमें भी गलत रिपोर्ट किया गया है। तो टेबल 3.2 में जो जीएसटी 3B का वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, क्योंकि आप उसका जो टैक्स है वो तो ऑलरेडी 3.1 में दिखा रहे होते हैं। तो टेबल 3.2 में आपको ये डिटेल जो है उसका ब्रेकअप देना होता है। तो ये जो 3.2 टेबल है जीएसटी 3B का वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है जीएसटी 1 से। दोस्तों, यहाँ पे टेबल 3.1 में जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है जो आप रजिस्टर्ड व्यक्ति अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को करते हैं वो यहाँ पे दिखाते हैं, और इसमें से जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को आपने इंटरस्टेट सप्लाई की है यहाँ पे 3.1A में, उसका फर्दर ब्रेकअप आपको यहाँ पे 3.2 में देना होता है। सप्लाई में टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई में टू कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड सप्लाई में टू यूआईएन होल्डर्स। तो यहाँ पे दोस्तों एडवाइस की गई है कि जब आप इंटरस्टेट सप्लाई की रिपोर्टिंग करते हैं जो आपने अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को की है, तो उस केस में आपको टेबल 3.2 में जीएसटी 3B में प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज रिपोर्टिंग करनी है, और जीएसटी 1 में भी टेबल 7B, टेबल 5, टेबल 9 और टेबल 10 में करेक्टली प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज रिपोर्टिंग करनी है। यदि आप ऐसे व्यक्ति को सप्लाई करते हैं जो कि जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है या यूआईएन होल्डर को सप्लाई करते हैं, तो भी आपको टेबल 3.2 में प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज जो है रिपोर्टिंग करनी है। जीएसटी 1 में टेबल 4A, 4C या टेबल 9 के अंतर्गत रिपोर्टिंग करनी है। तो इसके लिए टैक्स पेयर को इंश्योर करना है कि जो कस्टमर का डेटाबेस है उसमें करेक्ट स्टेट ने मेंशन किया हो, ताकि जो करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई है वो टैक्स इनवाइस में भी सही से चला जाए और जीएसटी 3B के टेबल 3.2 में भी सही रिटर्न फाइलिंग हो सके, ताकि जो कंजम्पशन स्टेट है उसे करेक्ट जीएसटी जा सके, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। तो दोस्तों, जीएसटी 1 जहाँ पे कि आप टैक्सेबल आउटवर्ड इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जहाँ पे कि इनवाइस वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। इसके अलावा टेबल नंबर 7B के अंतर्गत इंटरस्टेट सप्लाई वेयर इनवाइस वैल्यूज अप टू 2.5 लाख है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि आपको स्टेट का नेम देना होता है, अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग करनी होती है। इसके अलावा टेबल नंबर 9 में आप अमेंडमेंट दिखाते हैं और टेबल नंबर 10 में भी आप अमेंडमेंट दिखाते हैं जीएसटी 1 के, तो आपको यहाँ पे सही रिपोर्टिंग करनी है। और जो आप सप्लाई करते हैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को या फिर आप सप्लाई करते हैं यूआईएन होल्डर को, तो आपको टेबल नंबर 4C या 4A के अंतर्गत यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होती है। तो यहाँ पे आपको सही रिपोर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे ये भी एडवाइस दी गई है कि यदि आप कोई अमेंडमेंट करते हैं जीएसटी 1 में टेबल नंबर 9 या टेबल नंबर 10 में या फिर एंट्री नंबर 11 में जीएसटी 1 की, तो उसकी भी आपको फर्दर ब्रेकअप देना होता है टेबल नंबर
3.2 में GSTR 3B में, यानी कि जो आप सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज ब्रेकअप भी देना है। यदि आप उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसका भी आपको रिपोर्टिंग करनी है। दोस्तों, यदि आप GSTR 3B फाइल करते हैं तो उसमें जो आप ITC अवेल करते हैं या रिवर्स करते हैं, इन एलिजिबल ITC है उसकी रिपोर्टिंग आपको टेबल नंबर 4 में करनी होती है। आज की डेट में GSTR 2B से ITC ऑटोमेटिकली आ जाता है टेबल 4A में, और उसके बाद टेबल 4B में जो है वो आपको रिवर्सल करनी होती है इन एलिजिबल ITC की। लेकिन डिफरेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही हैं टैक्स पेयर के द्वारा। दोस्तों, ये टेबल 4 GSTR 3B का, जहाँ पे कि जो ITC आपका अवेलेबल होता है वो GSTR 2B से ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। फिर इस ITC में से आपको ITC रिवर्स करना होता है, जो कि यहाँ पे टेबल 4 सब क्लोज B के अंतर्गत आप रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल ITC अवेलेबल है उसमें से जो ITC आप रिवर्स कर देते हो लेस होने के बाद जो नेट ITC यहाँ पे आ जाता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है GST पोर्टल पे, यानी कि यहाँ पे टेबल 4 सब क्लोज C के अंतर्गत जो नेट ITC अवेलेबल है। तो यहाँ पे CBIC के द्वारा कहा गया है कि क्योंकि नेट ITC अवेलेबल जो है वो आपका ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाता है जब आप GSTR 3B फाइल कर देते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यदि आपको कोई इन एलिजिबल इनपुट एज क्रेडिट है तो वो आपके नेट ITC का पार्ट नहीं होना चाहिए और वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है CBIC के द्वारा कि अगस्त 2020 से GSTR 2B से आपका ITC ऑटोमेटिकली GSTR 3B में आ जाता है। लेकिन यदि सेक्शन 16 से सेक्शन 4 के अंतर्गत आपको ITC अवेलेबल नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड लैप्स हो गया है, यानी कि आपके सप्लायर ने इनवॉइसेस मान लीजिए सितंबर मंथ की ड्यू डेट के बाद अपलोड किए हैं, तो आपका ITC आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए भले ही वो GSTR 2B में आता है लेकिन वो GSTR 3B में आपके नहीं आएगा। या फिर जहाँ पे कि रिसिपिएंट इंटरस्टेट सप्लाई करता है और वो डिफरेंट स्टेट या यूटी में लोकेटेड है, मान लीजिए आप पंजाब में रजिस्टर्ड हैं और आप हरियाणा में जाके काउंटर पे परचेज कर लेते हैं, तो वो आपकी इंटरस्टेट सप्लाई हुई विद इन द स्टेट, जिसका कि आपको ITC नहीं मिलता है। लेकिन आज की डेट में क्योंकि GSTR 2B से ITC ऑटोमेटिकली आता है, इसलिए आपको इसका फर्दर ब्रेकअप देना होता है कि इस टोटल ITC में से कितना ITC है जो कि इन एलिजिबल है। तो जो नेट ITC अवेलेबल है वही आप आगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पोस्ट कर सकते हैं, इसलिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। दोस्तों, आपका जो टोटल ITC है एलिजिबल हो या इन एलिजिबल हो वो ऑटोमेटिकली GSTR 2B से आ जाता है आपका टेबल 4A में GSTR 3B में। तो उसके बाद आपको इसका फर्दर ब्रेकअप देना होता है कि कितना ऐसा ITC है जो कि परमानेंटली आपका अवेलेबल नहीं होगा, आप दोबारा से क्लेम नहीं करेंगे। रूल 38 के अकॉर्डिंग जैसे कि बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 50% ITC रिवर्स करते हैं, या रूल 42 के अंतर्गत मान लीजिए आप एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस भी सप्लाई करते हैं तो आप उसका ITC नहीं ले सकते हैं। या फिर कैपिटल गुड्स से रिलेटेड जो रिवर्सल है, यदि आप एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस भी सप्लाई करते हैं तो ये सभी रिपोर्टिंग आपको GSTR 3B के टेबल 4B सब क्लोज 1 के अंतर्गत करनी है। लेकिन कई बार ऐसा क्रेडिट भी होता है जो कि आप परमानेंटली रिवर्स नहीं करते हैं, दोबारा फ्यूचर में रिक्लेम कर सकते हैं जब आप स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल कर देते हैं। जैसे कि यदि आप सप्लायर को 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको ITC रिवर्स करना होता है, लेकिन जब आप पेमेंट कर देते हैं तो दोबारा से रिक्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा जो क्रेडिट है वो आपको टेबल नंबर 4B सब पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत दिखाना होगा GSTR 3B में। ये ITC आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं टेबल 4A सब क्लोज 5 के अंतर्गत, जैसे ही आप जो स्पेसिफाइड कंडीशन है वो फुलफिल कर देते हैं। इसके अलावा जो आपका रिक्लेम्ड ITC होगा वो आपको टेबल नंबर 4D सब क्लोज 1 के अंतर्गत भी दिखाना होगा। इसके अलावा टेबल 4A के अंतर्गत आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड में यदि किसी मिस्टेक की वजह से कोई ITC क्लेम कर लिया था वो आप रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेबल 4B सब क्लोज 2 को यूज़ करना होगा, वहाँ पे आप ITC रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, इस एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ABC मैन्युफैक्चरर है जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, जो कि टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड गुड्स सप्लाई करता है। अप्रैल 2022 में उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है। तो GSTR 2B से GSTR 3B में जो ITC है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रही हैं। तो यहाँ पे अदर रेलिवेंट फैक्ट इस प्रकार है। यहाँ पे कंपनी के द्वारा कुछ गुड्स रिसीव की गई थी जिसपे कि इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, यानी कि IGST 50,000 रुपीज़ का। इसके अलावा रूल 42 और 43 के अंतर्गत रिवर्सल करनी है क्योंकि कंपनी एग्जम्प्टेड गुड्स
सप्लाई कर रही है, इसलिए इसका जो आईटीसी रिवर्स करना है वो यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा फर्दर जो डिटेल दी गई है कि एबीसी कंपनी के द्वारा जो सप्लाई वो रिसीव नहीं की गई है, लेकिन इस सप्लाई का जो इनवाइस है उसके ऊपर जो जीएसटी है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है यहाँ पे जो ये टेबल नंबर 4A के अंतर्गत सब क्लोज नंबर 5 है, यहाँ पे इस इनवाइस का आईटीसी आ रहा है, लेकिन सप्लाई रिसीव नहीं हुई है। तो जब तक आप सप्लाई रिसीव नहीं कर लेते तब तक ये आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 500 रुपीज़ का CGST, 500 का SGST ऐसा है जिसपे के जो सप्लायर को विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं की गई है, तो उसका भी आईटीसी यहाँ पे आ रहा है। और 10,000 रुपीज़ CGST, 10,000 रुपीज़ SGST ऐसा इन एलिजिबल आईटीसी है जिसका कि अब टाइम पीरियड लैप्स हो चुका है, अब आप वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। और ये जो डिटेल है वो GST 2B से पॉपुलेट भी नहीं हुई है GST 3B के टेबल 4A में। तो इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आपका आईटीसी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहा है उसको आपको टच नहीं करना है। आपको जो एडजस्टमेंट करनी है वो नीचे जाके करनी है, यानी कि जो रिवर्सल करनी है वो यहाँ पे करनी है, जैसे कि आईटीसी रिवर्सल एज पर रूल 42 एंड 43, यानी कि जो एग्जम्प्टेड गुड्स सप्लाई की गई हैं उससे रिलेटेड आईटीसी, और जो ब्लॉड क्रेडिट का आईटीसी है वो आप टेबल 4B सब पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत ये रिवर्सल करेंगे। तो इस प्रकार ये जो परमानेंट रिवर्सल हो गई है आईटीसी की वो आप टेबल 4B सब क्लोज 1 के अंतर्गत दिखाएंगे। और जो आप रिक्लेम कर सकते हैं आईटीसी, यानी कि जैसे कि आपने विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं की थी सप्लायर को, उसकी वजह से जो आईटीसी रिवर्सल था, या फिर जहाँ पे कि सप्लाई अभी रिसीव नहीं हुई है लेकिन उसका इनवाइस का आईटीसी आ रहा है, या आप बाद में क्लेम कर सकते हैं जब आपको इनवाइस रिसीव हो जाएगी या पेमेंट कर देंगे सप्लायर को। तो ये टेबल 4B सब पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत रिवर्सल दिखानी है। तो ये जो नेट आईटीसी अवेलेबल है यहाँ पे ये आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पोस्ट हो जाएगा जीएसटी पोर्टल पे जब आप GST 3B फाइल कर देंगे। अब जो इन एलिजिबल आईटीसी है यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत 10,000 रुपीज़ की आपको रिवर्सल करनी है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है आईटीसी का क्लेम करने का सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत वो एक्सपायर हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी सेपरेट रिपोर्टिंग करनी है। इस प्रकार दोस्तों जो नेट आईटीसी आपको अवेलेबल होगा वो टेबल 4A में से 4B1 और 4B2 का आईटीसी जो आप रिवर्सल करेंगे उसको लेस करने के बाद नेट आईटीसी आपको अवेलेबल होगा। तो इन एलिजिबल आईटीसी जो कि ब्लॉड क्रेडिट है सेक्शन 17 से सेक्शन 5 के अंतर्गत वो आपको टेबल 4D1 के अंतर्गत रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि आप उसकी रिपोर्टिंग ऑलरेडी टेबल 4B के अंतर्गत कर चुके हैं। जो आईटीसी आपको अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि अब टाइम लिमिट लैप्स हो चुका है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत, या फिर जहाँ पे कि रिसिपिएंट इंटरस्टेट सप्लाई का दूसरी स्टेट में लोकेटेड है उसकी रिपोर्टिंग आपको टेबल 4D सब क्लोज 2 के अंतर्गत करनी है। तो इस प्रकार आपको जो आईटीसी है इन एलिजिबल क्रेडिट है या फिर कोई भी और आईटीसी उसकी रिपोर्टिंग टेबल 4B के अंतर्गत करनी जो आप रिवर्सल करेंगे, ना कि टेबल 4D के अंतर्गत। तो दोस्तों आप इस सर्कुलर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।